393 या 394 में हमारी जो एशियन ओलंपिक्स थी ये क्लोज़ हो गई थी, और उसके बाद काफ़ी अरसा तक ओलंपिक गेम्स कंडक्ट नहीं हुई। और उसके बाद नेक्स्ट फिर जो ये नहीं है कि किसी ने एफ़र्ट नहीं की, किसी ने कोशिश नहीं की। इससे पहले भी 1850 में, 1870 में, 1875 में बहुत से लोगों ने ट्राई की थी ओलंपिक गेम्स के रिवाइवल के लिए, ओलंपिक गेम्स को रिवाइव करने के लिए, उनको दोबारा से शुरू करने के लिए कोशिश होती रही, एफ़र्ट्स होती रही हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। इसकी तरह ज़ेपास ओलंपिक्स के नाम से भी गेम्स कंडक्ट हुई, लेकिन वो भी फेल हो गई। फिर पेरिडिको बर्टन जो था ना, पेरिडिको बर्टन, इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये कौन था। तो पेरिडिको बर्टन ने भी फिर एफ़र्ट की, और पेरिडिको बर्टन ने क्या किया कि इसने 1894 में एक ओलंपिक कमेटी बनाई, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई, और उसके ज़रिए फिर उसने ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट किया। ओलंपिक कमेटी जब ऑर्गेनाइज़ हो गई, ओलंपिक कमेटी जब बन गई, तो उन्होंने फिर गेम्स को ऑर्गेनाइज़ किया, और फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जो थी वो कमेटी बनने के 2 साल बाद यानी 1896 में फ़र्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कंडक्ट हो गई। और यहाँ से ऑनवर्ड 1896 से अभी तक ये ओलंपिक गेम्स जो हैं ये हर चौथे साल कंडक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो पेरिडिको बर्टन से पहले भी बहुत से लोगों ने एफ़र्ट की थी गेम्स को रिवाइवल के लिए, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। तो पेरिडिको बर्टन जो था लकीली वो कामयाब हो गया, और वो कामयाब इसी वजह से, इसकी एक वजह ये भी थी कि उसने गेम्स को कंडक्ट करवाने से पहले इसकी वो एक कमेटी बनाई थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई, और उसके बाद फिर ये गेम्स कंडक्ट हुई और ये सारा सिलसिला चला। अब जब ये 1896 में ओलंपिक्स हुई ना, अब पेरिडिको बर्टन ये चाहता था, पेरिडिको बर्टन ये चाहता था कि फ़र्स्ट ओलंपिक्स जो है ना वो 1896 में ना कंडक्ट की जाए, वो 1900 में की जाए, 1900 में हम ये गेम्स कंडक्ट करें। यानी जब उसने कमेटी बना ली ना 1894 में, तो वो ये चाहता था कि 6 ईयर हम उसकी प्रिपरेशन करें, उसके लिए तैयारियां करें या उसको टाइम दें, और फिर 1900 में हम फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट करें। और कंडक्ट कहाँ पे करें? पेरिस में वो कंडक्ट करना चाहता था फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक को। लेकिन ये जस्ट पेरिडिको बर्टन चाहता था, बाकी जो कमेटी के मेंबर्स थे वो 6 ईयर वेट नहीं करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने ये डिसीजन ये हुआ कि जी फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम जो हैं वो 1896 में ही कंडक्ट की जाएंगी। और कहाँ पे कंडक्ट की जाएंगी? ये ग्रीक में, एथेंस में कंडक्ट की जाएंगी। ग्रीक का जो शहर था, जो कैपिटल था उनका, एथेंस, वहाँ पे फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम जो थी वो 1896 में कंडक्ट होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं पेरिडिको बर्टन के बारे में। हम पहले देख लेते हैं कि पेरिडिको बर्टन जो था ये कौन था। पेरिडिको बर्टन एक हिस्टोरियन था, एजुकेटर था, फ्रेंच एजुकेटर था। ठीक है, फ्रांस का रहने वाला था। इसी वजह से वो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम जो थी वो फ्रांस में कंडक्ट करवाना चाहता था। सॉरी। उसके बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी पूछ लिया जाता है। इसका पूरा नाम चार्ल्स पेरिडिको पेरिडी फ्रेडी बैरन डिको बर्टन, ये इसका कंप्लीट नेम था। और इसकी डेट ऑफ बर्थ जो थी वो 1863 थी, और इसकी डेट ऑफ डेथ जो थी वो 1937 थी। ये बाज़ात पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज़ में, इसकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ ली जाती है और इसकी डेट ऑफ डेथ भी पूछ ली जाती है। तो शार्टली हम इसको पेरिडिको बर्टन या बाज़ात जस्ट कोबर्टन, बैरन डी कोबर्टन भी कहते हैं, ये इसके नाम थे। ये ओलंपिक गेम्स का फाउंडर था, या हम इसको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कह सकते हैं, क्योंकि इसने इनिशिएट किया था ओलंपिक गेम्स को, और फिर वो कामयाब होगी और अभी तक वो चल रही हैं। ठीक है, और इसी तरह ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो इसने बनाई थी, आईओसी, ये उसका फाउंडर भी था। जी जी। सर ये एंशियंट ओलंपिक्स है ना, ये पैन हेलेनिक गेम्स वाला जो स्लाइड है, वहाँ पे आपने एक लिखा है, वो इसलिए मैं मजीद कंफ्यूज ना हूँ, मैं इसलिए इधर ही जी जी। पूछ रही हूँ। एक है पैन हेलेनिक फेस्टिवल्स जो है 776 बीसी से 400 एडी तक स्टार्ट रहा, इसका मतलब क्या होगा? यानी सेवन इसका सात मतलब सौ मैं, छिहत्तर बीसी में मुझे गॉट योर पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने बात की ना कि जो हमारी जो थी ना हमारी एंशियंट ओलंपिक्स, ये स्टार्ट कब हुई थी? 776 बीसी में स्टार्ट हुई थी, ऐसे ही है, 776 बीसी में स्टार्ट हुई, और इसको क्लोज कब किया गया था? 394 एडी में। ठीक है, तो 394 एडी जो है ना, इसको उन्होंने 400 लिख दिया कंप्लीट करके ना, 400 राउंड फिगर लिख दिया 400 एडी। ठीक है, गॉट इट? ओके।
तो पेरी डी कुबर्टन के बारे में हमें पता चल गया जी, पेरी डी कुबर्टन कौन था, पैदा कब हुआ, उसकी डेट ऑफ डेथ क्या थी, वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो थी। अब उसमें हमने कहा था कि 393 एडी में या 394 एडी में ओलंपिक गेम्स, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स को क्लोज़ कर दिया गया था। थियोडोसियस वन ने उसको क्लोज़ किया था। और फिर पेरी डी कुबर्टन को कितने साल लगे, इसको 1500 साल लगे, यानी 1500 साल के बाद ओलंपिक गेम्स जो थी उनका रिवाइवल हुआ, वो दोबारा से शुरू हो गई। 1500 साल कह लें या 15 सेंचुरी कह लें, इतना अरसा उसको लगा था। अगर हम वैसे भी काउंट करें 394 एडी से लेके 394 एडी से लेके अगर हम 1896 तक काउंट करें तो ये तकरीबन 1500 साल ही बनते हैं, 1500 या 1600 साल बनते हैं। तो राउंड फिगर में 1500 साल लिख दिया गया, ये दुरानिया इतना ही बनता है क्लोजिंग से लेके अगर 1896 तक हम काउंट करें, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जी कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं ये क्लोजिंग, जब एंशिएंट ओलंपिक गेम्स को क्लोज़ कर दिया गया था तो कितने अरसे के बाद इनका रिवाइवल हुआ था, कितने अरसे के बाद दोबारा से ओलंपिक गेम्स जो थी वो कंडक्ट होना शुरू हुई थी। उसके बाद ये हम डिस्कस कर चुके हैं जी, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं ये 6 अप्रैल 1896 में ग्रीक के शहर एथेंस में कंडक्ट हुई थी। अब ये स्टूडेंट्स 1896 तो याद कर रखते हैं, लेकिन ये जो इसके साथ डेट है, डे एंड मंथ है, ये अक्सर स्किप कर देते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है जी। 6 अप्रैल 1896 की बात है, 8 अप्रैल 1896 की बात है या 4 अप्रैल 1896 की बात है, तो आपने ये डेट याद इसकी रखनी है साथ कि मंथ कौन सा था और उसका डे कौन सा था। 6 अप्रैल 1896 की बात है, ठीक है। और उसके बाद जो फर्स्ट हमारी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थी, फर्स्ट हमारी जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थी इसमें टोटल 14 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल 14 नेशंस ने, 14 ममालिक ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जी फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। और फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं इनको ऑफिशियली डिक्लेयर किसने किया था, इसको ओपन किसने किया था, किंग जॉर्ज वन ने किया था। जैसे थियोडोसियस वन जो था उसने एंशिएंट ओलंपिक गेम्स को क्लोज़ किया था, तो किंग जॉर्ज वन जो था इसने फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को ओपन किया था। क्योंकि ओलंपिक गेम्स के ये रूल में लिखा हुआ है कि ओलंपिक गेम्स को जब भी ओपन किया जाएगा, जब भी इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी, तो ऑफिशियली इन गेम्स को जो ओपन करेगा ना वो उस कंट्री का, यानी होस्ट कंट्री जो होगा उसका प्रेसिडेंट करेगा। तो जब फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो ग्रीक के शहर एथेंस में हुई थी 6 अप्रैल 1896 में, तो उस वक्त यूनान का जो बादशाह था उसका नाम किंग जॉर्ज वन था, इसलिए इसने फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को ऑफिशियली ओपन किया था या ऑफिशियली इसको स्टार्ट किया था। अब 1896 से लेके आज की डेट तक हर चौथे साल ये गेम्स कंडक्ट होती हैं। अब इसमें आपने ये याद रखना है कि हर 4 साल के बाद नहीं, बल्कि एवरी 4th ईयर, हर चौथे साल, ठीक है। इनमें डिफरेंस है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर चौथे 4 साल के बाद या हर चौथे साल। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखने वाला है कि ओलंपिक गेम्स जो है वो 4 साल के बाद नहीं, बल्कि एवरी 4 ईयर, हर चौथे साल ओलंपिक गेम्स जो हैं ये कंडक्ट होती हैं। उसके बाद ओलंपिक की जो कोर वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं जी, वो फ्रेंडशिप, एक्सीलेंस एंड रिस्पेक्ट, ये इसकी कोर वैल्यूज़ हैं और इनको हम ओलंपिज़म भी कहते हैं। ओलंपिज़म भी कहा जाता है ओलंपिक की कोर वैल्यूज़ को, ठीक है। ये तो हमारा जनरल सा एक इंट्रोडक्शन था कि फ़र्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में, स्टार्ट कब हुई, कितने ममालिक ने पार्टिसिपेट किया और उसको ओपन किसने किया, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में कि ये कितने दिन तक जारी रही थी। तो ये 10 डेज़ तक कंटिन्यू रही थी। जो फर्स्ट हमारी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थी इनकी जो ये कितने दिन कंटिन्यू रही थी, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी, 10 डेज़ तक। ये आप लोगों ने लिख लेना है, स्लाइड में ये मिसिंग है, अपने नोट्स में आपने ये ऐड कर लेना है कि फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम जो थी ये 10 दिन तक कंटिन्यू रही थी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को, तो मुझे बताइएगा प्लीज़, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट, ठीक है। ये मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में ना ज़्यादातर हिस्ट्री है, ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली हैं। हो सकता है लेक्चर आपको बोरिंग लगे, लेकिन ये चीज़ें याद करने वाली हैं। ऐसा इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि जिसको हम डिस्कस करें। जिस तरह डेट्स ही हैं, जैसे कि फ़्लैग कब हुआ, फ़लाँ चीज़ कब हुई, फ़लाँ कब हुई, तो वो हमने सीक्वेंस के साथ उन चीज़ों को याद करना पड़ेगा।
अब ओलंपिक गेम्स की कुछ हम ट्रेडिशंस को कह लें या कुछ रूल्स को हम कह लें जी, पढ़ते हैं कि ओलंपिक गेम्स जब कंडक्ट होती हैं ना, तो ओपनिंग के लिए जब स्टेडियम में तमाम नेशंस ने एंटर होना होता है, दाखिल होना होता है स्टेडियम के अंदर, तो उनका सीक्वेंस क्या होगा, यानी स्टेडियम के अंदर सबसे पहले किस नेशन के एथलीट्स एंटर होंगे, सेकंड नंबर पे कौन होगा, थर्ड नंबर पे कौन होगा। तो उसके लिए आईओसी ने जो रूल सेट किया हुआ है वो ये है जी कि सबसे पहले जिस कंट्री का वफद या जिस कंट्री के एथलीट अपने मुल्क का फ्लैग लेके स्टेडियम में दाखिल होंगे वो है जी ग्रीक, ठीक है। यूनान के जो एथलीट्स होंगे हमेशा वही पहला अपना उनका दस्ता सबसे पहले स्टेडियम में दाखिल होता है। और दूसरे नंबर पे जो सेकंड नंबर पे जिस कंट्री के एथलीट्स ने आना होता है वो जो नेक्स्ट होस्ट कंट्री होगा, यानी एक तो वो है ना, जैसे अभी 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स हो रही हैं, अब 2028 में ओलंपिक्स जिस कंट्री में होनी है ना, जो नेक्स्ट होस्ट कंट्री है, वो नेक्स्ट होस्ट कंट्री का जो डेलीगेशन होगा, उसके जो एथलीट्स होंगे, ग्रीक के एथलीट्स के बाद सेकंड नंबर पे नेक्स्ट होस्ट कंट्री जो होगा उसके एथलीट स्टेडियम के अंदर दाखिल होंगे। उसके बाद बाकी तमाम नेशंस जो होंगी ये अल्फ़ाबेटिकली स्टेडियम के अंदर दाखिल होंगी। अल्फ़ाबेटिकली के मतलब ये कि जिन ममालिक का नाम ए से शुरू होता है पहले उनके एथलीट्स जाएंगे, जब वो तमाम चले जाएंगे तो फिर बी से शुरू होने वाले, जब वो चले जाएंगे फिर सी से शुरू होने वाले, फिर डी से शुरू होने वाले। इसी तरह अल्फ़ाबेटिकली जिन जिन ममालिक के नेम आते जाएंगे उनके जो एथलीट्स होंगे उनका जो डेलीगेशन होगा वो स्टेडियम के अंदर दाखिल होता जाएगा। और सबसे लास्ट में जिस कंट्री के एथलीट्स दाखिल होंगे वो जो करंट होस्ट कंट्री होगा, यानी जिस कंट्री के अंदर ओलंपिक गेम्स करंटली कंडक्ट हो रही होंगी, इस कंट्री का जो एथलीट्स होंगे वो सबसे लास्ट में स्टेडियम में एंटर होंगे, सबसे लास्ट में स्टेडियम में दाखिल होंगे। और उसके बाद ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑफिशियली गेम्स को जो ओपन करना होता है ये कौन करता है, जो होस्ट कंट्री होता है उस होस्ट कंट्री का जो हेड होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, जो सदर होता है, वो ऑफिशियली उन गेम्स को ओपन करता है। ये चंद चीज़ें हमने अभी देखी हैं ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग के हवाले से कि जब स्टेडियम में दाखिल होना है तो किस सीक्वेंस के साथ होना है। इसी तरह क्लोजिंग के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जी। क्लोजिंग सेरेमनी में क्या होता है, एक तो नेक्स्ट का होस्ट कंट्री जो होता है ना उसको फ्लैग, ओलंपिक का जो फ्लैग है ना ये उसको हैंड ओवर किया जाता है जो नेक्स्ट होस्ट कंट्री होगा, ठीक है। और ओलंपिक गेम्स जो हैं इनको क्लोज़ कौन करेगा, इनको क्लोज़ आईओसी का प्रेसिडेंट करेगा। जैसे हमने कहा ना कि ऑफिशियली ओपन कौन करेगा, जो होस्ट कंट्री का हेड होगा, जो होस्ट कंट्री का प्रेसिडेंट होगा, वो ओलंपिक गेम्स को ऑफिशियली ओपन करेगा। और जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसमें उसको ऑफिशियली क्लोजिंग कौन करवाएगा, वो प्रेसिडेंट जो आईओसी का होगा वो करेगा। ये आईओसी का करंट प्रेसिडेंट कौन है, ये कब सिलेक्ट हुआ, कितने अरसे के लिए सिलेक्ट होता है, ये भी हम अपने लेक्चर में, जो हमारी आईओसी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, इसकी तमाम हायरार्किकल जो इसके सीट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे कि इसमें कितने प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, सेशन, एग्जीक्यूटिव बोर्ड वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट होगी जी ये चीज़ें सारी। अच्छा, उसके बाद इससे जुड़ी हुई, ये फ्लैग से जुड़ी हुई एक चीज़ें हैं जी। जब ओलंपिक को क्लोज़ किया जाता है ना, ओलंपिक को जब क्लोजिंग सेरेमनी होती है ना, तो उस वक्त जस्ट 3 ममालिक के फ्लैग्स को बुलंद किया जाता है, 3 ममालिक के फ्लैग को रेज़ किया जाता है, लहराया जाता है। वो कौन कौन से ममालिक होते हैं, एक ग्रीक होगा, ठीक है, यूनान, चूँकि यूनान को वो समझते हैं बर्थ प्लेस समझते हैं ओलंपिक गेम्स की, इसलिए यूनान का फ्लैग जो होता है क्लोजिंग सेरेमनी पे ये लाजमी लहराया जाता है। दूसरे नंबर पे जो करंट होस्ट होता है जहाँ पे वो ओलंपिक हो रही थी, इस कंट्री का फ्लैग लाजमी तौर पे लहराया जाता है। और तीसरे नंबर पे जो नेक्स्ट होस्ट कंट्री होगा उसका फ्लैग लाजमी तौर पे लहराया जाता है। तो ये 3 फ्लैग्स जब ओलंपिक गेम्स को क्लोज़ किया जा रहा होता है तो उस वक्त स्टेडियम के अंदर ये 3 ममालिक के फ्लैग्स जो होते हैं ये लहरा रहे होते हैं। और MCQs में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फ्लैग इज़ नॉट होस्टेड ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स। और ऑप्शन में वो आपसे कहेगा जी ग्रीक कंट्री है, करंट होस्ट कंट्री है, नेक्स्ट होस्ट कंट्री है, और विनर जो उस ओलंपिक का जो विनर होता है। तो आप फिर किसको चूज़ करेंगे, आप विनर को चूज़ करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद जो विनर कंट्री होगा उनका फ्लैग तो लाजमी लहराया जाना चाहिए, उसको तो
लाजमी होस्टेड होगा, वो होस्ट किया जाएगा। लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी में जो विनर कंट्री होता है उसका फ्लैग नहीं लहराया जाता, बल्कि किसी का भी नहीं लहराया जाता, जस्ट ये 3 फ्लैग्स जो होते हैं लहराए जाते हैं। अलबत्ता जब मेडल टेबल जो होता है ना, मेडल टेबल, उसके ऊपर जो विनर कंट्री होता है उसका फ्लैग ज़रूर वहाँ पे हैंग किया जाता है, वो ज़रूर वहाँ पे लहराया जाता है मेडल टेबल के ऊपर। लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी में जो विनर कंट्री होता है उसका फ्लैग नहीं लहराया जाता, जस्ट 3 ममालिक के फ्लैग जो होते हैं ये लहराए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया जी ओलंपिक फ्लैग। सर सर ये जो आपने बताया है ग्रीस का फ्लैग होगा, करंट होस्ट कंट्री का होगा, और नेक्स्ट जो होस्ट कंट्री का उसका होगा फ्लैग 3, तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? सबसे बुलंद किसका होगा, राइट साइड पे क्या होगा और लेफ्ट पे इसका भी सीक्वेंस है, वो भी थोड़ा सा काइंडली बता दें। इसका सीक्वेंस जो है ना, जो सेंटर में होगा उसका ग्रीक का। ये वैसे मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं भूल जाऊँ, वैसे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। सेंटर में ग्रीक का होगा और आई थिंक राइट साइड पे करंट होस्ट का होगा और लेफ्ट साइड पे नेक्स्ट होस्ट कंट्री जो होगा उसका होगा। ऐसा ही है, वैसे ये वेरीफाई करने की ज़रूरत है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरा ख्याल है कि ऐसे होता है। अगर किसी स्टूडेंट को आइडिया है तो प्लीज़ शेयर कर दें, इसको मुझे करेक्ट कर दें। ओके जी, मैं इसको वैसे वेरीफाई करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, मेरा ख्याल है कि ये सीक्वेंस होता है। ओके जी, उसके बाद जो हमारी फर्स्ट ओलंपिक्स है ना, इसके बारे में तो हमने बात कर ली है। अभी हम फ्लैग के बारे में बाद में बात करेंगे। जो सेकंड ओलंपिक्स थी ना, फिर जाहिर है ये कब कंडक्ट होनी थी, ये 1900 में सेकंड ओलंपिक्स कंडक्ट होनी थी। और ये कहाँ पे कंडक्ट हुई? ये पेरिस में कंडक्ट हुई जी। सेकंड ओलंपिक्स जो थी ये पेरिस में कंडक्ट हुई, और अभी भी जो ओलंपिक्स हो रही हैं ये भी पेरिस में हो रही हैं। अभी पेरिस जो है ना, ये थर्ड टाइम ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर रहा है। 19 के बाद 1924 में भी, 1924 में भी पेरिस ने ही उसको ओलंपिक को होस्ट किया था, और अभी 2024 में भी पेरिस ही इसको होस्ट कर रहा है। यानी पेरिस थर्ड टाइम ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर रहा है। अब जो सेकंड ओलंपिक्स थी ना हमारी 1900 वाली ओलंपिक्स, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेकंड ओलंपिक्स जो थी ये ऐसी ओलंपिक्स थी हमारी जो पेरिस में कंडक्ट हुई कि जिसकी कोई ऑफिशियल ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं हुई थी। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी ओलंपिक्स थी जिसकी ऑफिशियल कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं हुई थी। तो वो 1900 की सेकंड ओलंपिक्स थी जो पेरिस के अंदर कंडक्ट हुई। इसकी ऑफिशियल कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं हुई थी। उसकी रीज़न ये थी कि उस वक्त पेरिस के अंदर कोई वर्ल्ड फेयर चल रहा था, और उसी वर्ल्ड फेयर के साथ ही ओलंपिक गेम्स को जोड़ दिया गया था। तो सेपरेट जो ओलंपिक गेम्स का एक डेकोरम था ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी का, उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया था, उसको सेलिब्रेट नहीं किया गया था, और वो जो वर्ल्ड फेयर हो रहा था पेरिस के अंदर उसी के साथ ही ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट और क्लोज कर दिया गया था। तो इसलिए हम कहते हैं जी सेकेंड ओलंपिक्स जो थी इसकी ऑफिशियल क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं हुई थी। अब आगे जी बात ओलंपिक फ्लैग की। तो ये स्क्रीन के ऊपर जो आपको फ्लैग शो हो रहा है जी, ये ओलंपिक फ्लैग है। ओलंपिक फ्लैग में क्या होता है जी, बैकग्राउंड इसका जो है वो वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है, और इसके ऊपर ये 5 रिंग्स बने होते हैं जो एक ख़ास सीक्वेंस के साथ एक सूत्रे के साथ जुड़े होते हैं, और इनके कलर का सीक्वेंस भी फिक्स होता है। यानी इसको हम जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, ये इसका सीक्वेंस होगा। एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है ओलंपिक फ्लैग के जो रिंग्स हैं उनके कलर का सीक्वेंस क्या है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे सॉरी, ब्लू के बाद येलो, येलो के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद ग्रीन, और ग्रीन के बाद रेड, ये इसका सीक्वेंस होगा। ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये ओलंपिक फ्लैग में कलर्स का भी हमें पता चल गया। रिंग्स कितने हैं, 5 रिंग्स होते हैं, और हर एक रिंग जो है ना ये वो किसी खास कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये नेक्स्ट हम स्लाइड में इसको देख भी लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ओलंपिक फ्लैग को सबसे पहले डिज़ाइन कब किया गया था। तो ओलंपिक फ्लैग जो है ना ये पेरी डी कुबर्टन की गाइडेंस के ऊपर इसको 1913 में डिज़ाइन कर लिया गया था। 1913 में इसको डिज़ाइन कर लिया गया था, क्रिएट कर लिया गया था, और इसको फिर रिलीज़ कब किया गया था, 1914 में इसको रिलीज़ कर दिया गया था। अब चूंकि ओलंपिक्स जो कंडक्ट हुई थी वो हुई थी 1912 में, ठीक है, जो हर 4 साल बाद कंडक्ट होती हुई आ रही थी ना,
1896 में हुई, फिर 1900 में हुई, फिर 1904 में हुई, फिर 1908 में, फिर 1912 में। 1912 के बाद नेक्स्ट कब कंडक्ट होनी थी? वो 1916 में होनी थी, 1916 में कंडक्ट होनी थी नेक्स्ट ओलंपिक्स। तो ये 12 और 16 की जो ओलंपिक्स थी, इसके दरमियान जो ओलंपिक फ्लैग था इसको रिलीज़ कर दिया गया था। अब ये चीज़ इसको मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि एमसीक्यूज में जब पूछ लिया जाता है ना, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओलंपिक फ्लैग जो है उसको फर्स्ट टाइम कब रिलीज किया गया था। तो आपने फोकस करना है वो पूछ क्या रहा है, वो आपसे ये पूछ रहा है फर्स्ट टाइम कब रिलीज किया गया था। अगर रिलीज करने की बात हो रही है तो फिर करेक्ट आंसर 1914 होगा, 1914 होगा। अगर ये वो पूछे कि वो कौन सी ओलंपिक्स है जिसमें फर्स्ट टाइम ओलंपिक का फ्लैग लहराया गया था, तो वो 1920 की ओलंपिक्स थी। ठीक है, जैसे हमने बात की ना कि 12 और 16 के दरमियान 14 में ये बना था, तो 16 की जो ओलंपिक्स थी ये कैंसिल हो गई थी ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली जंगी जो वर्ल्ड वार थी उसकी वजह से 1916 की ओलंपिक्स जो थी ये कैंसिल हो गई। तो 16 के बाद फिर नेक्स्ट ओलंपिक्स कब कंडक्ट हुई? वो 20 में कंडक्ट हुई। तो इसलिए फिर 1920 की जो ओलंपिक्स थी ना, ये फर्स्ट ओलंपिक्स थी जिसमें ओलंपिक फ्लैग को लहराया गया था, होस्टेड किया गया था। तो ये आपने याद रखना है। अगर वो रिलीज करने की बात करता है तो 1914 करेक्ट आंसर होगा। अगर लहराने की बात करता है, ओलंपिक्स की बात करता है, तो वो 1920 की ओलंपिक होगी। उसके बाद इसके अंदर जो कलर्स होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं जी, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, ये इनका सीक्वेंस होता है। और अगर ये पूछा जाए कि ओलंपिक फ्लैग में कलर कितने होते हैं, तो हम क्या आंसर करेंगे? कितने कलर्स होते हैं जी ओलंपिक फ्लैग में? 5 होते हैं या 6 होते हैं? यहाँ पे कन्फ्यूजन है। स्टूडेंट समझते हैं कि शायद 5 कलर्स होते हैं, वो जस्ट जो 6 होते हैं उसके सर। जी वो जो उसके ऊपर रिंग्स बने होते हैं ना, जो स्टूडेंट जस्ट उसी को फोकस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओलंपिक फ्लैग को देखते हैं तो ओलंपिक फ्लैग में हमें कितने कलर नजर आ रहे हैं? हमें 6 कलर नजर आ रहे हैं। एक हमें व्हाइट कलर भी तो नजर आ रहा है ना, बाकी 5 कलर्स तो हमारे रिंग्स के हैं, और छठा कलर जो है वो व्हाइट कलर है, वो भी तो ओलंपिक का फ्लैग का हिस्सा है ना। इसलिए अगर वो ओलंपिक फ्लैग की बात करता है कितने कलर्स हैं, तो हम कहेंगे 6 कलर हैं। हाँ, अलबत्ता अगर वो ये पूछता है कि ओलंपिक रिंग्स के कलर कितने होते हैं, तो ओलंपिक रिंग्स के कलर जो हैं ये 5 होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमें पता है कि ओलंपिक रिंग्स जो हैं ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देख भी लेते हैं कि ये ब्लू कलर जो है ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर एशिया को करता है, ब्लैक कलर अफ्रीका को करता है, ग्रीन कलर जो है वो ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया को करता है, और रेड कलर जो है ये अमेरिका को करता है। गो के आईओसी जो है ना वो इसको ऑन नहीं करती, और आईओसी ये कहती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये कहती है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है कि हम ये कहें कि जी ब्लू यूरोप के लिए है, येलो एशिया के लिए है, रेड अमेरिकन के लिए है। तो वो ये कहते हैं जी ये कॉमन मिसकंसेप्शन है जो बन गई हुई है, जो प्रैक्टिस में है। अलबत्ता आईओसी इसको ऑन नहीं करती, या आप ये कह लें कि आईओसी की तरफ से ऐसा कोई नहीं है कि उन्होंने रेड कलर अमेरिकन को दिया हुआ है, ब्लैक अफ्रीका को दिया हुआ है, येलो एशिया को दिया, उनकी तरफ से नहीं है। तो एमसीक्यूज में बहरहाल ये पूछ लिया जाता है कि ओलंपिक फ्लैग में ब्लैक कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रेड किसको करता है, ग्रीन किसको करता है, और येलो किसको करता है। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है इनका सीक्वेंस। ठीक है, बाकी इस ओलंपिक फ्लैग के बारे में हम डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कब रिलीज हुआ, किसकी गाइडेंस पे रिलीज हुआ, फर्स्ट टाइम किस ओलंपिक में लहराया गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है जी आप तमाम लोगों को? ओके जी, नेक्स्ट अब बात आ जाती है जी ओलंपिक ओथ की। अब इसी तरह ना हम सीक्वेंस के साथ ये चीज़ें देखते जाएंगे, जो चीज़ें हमारी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, जाहिर है जो हमारी फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थी ना वो उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं थी, उसमें बहुत सी चीज़ें मिसिंग थी। तो जैसे जैसे ओलंपिक गेम्स कंडक्ट होती गई तो उसमें अपग्रेडेशन होती गई, चीज़ें ऐड होती गई। हमने उन्हीं चीज़ों का सीक्वेंस याद रखना है कि कौन सी चीज़ किस ईयर में, किस ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम ऐड हुई थी। अब जैसे ओलंपिक ओथ है, तो ओलंपिक ओथ जो है ना ये फर्स्ट टाइम एथलीट्स के लिए 1920 की ओलंपिक्स में एथलीट्स के लिए फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, और ये लिखा किसने था? ये पेरिडिको बर्टन ने लिखा था। ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। उसके बाद ऑफिशियल्स जो होते थे, जो गेम्स को कंडक्ट करवाते थे, उनके लिए भी ओथ जो था
वो भी शामिल किया गया, लेकिन वो किस ओलंपिक्स में फ़र्स्ट टाइम किया गया, वो 1972 की ओलंपिक्स में फ़र्स्ट टाइम किया गया। इसी तरह कोचिज़ के लिए जो ओलंपिक ओथ को ऐड किया गया वो 2010 की ओलंपिक्स में किया गया। तो अब यहाँ पे आपने याद रखना है, अगर एथलीट्स की बात करता है तो 1920, ऑफिशियल्स की बात करता है तो 1972, एंड अगर कोचेज़ की बात करता है तो 2010 में। और इसी के साथ ही अगर वो ये बात करें कि डोपिंग, जो पहले हमारा ओलंपिक ओथ होता था ना, उसमें डोपिंग से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं थी, डोपिंग की बात उसमें नहीं थी, या एथलीट्स आप ये समझ लें कि डोपिंग के बारे में कोई भी ओथ नहीं लेते थे। तो फर्स्ट टाइम जो 2004 में हमारी सिडनी में ओलंपिक्स हुई थी, 2004 की जो सिडनी ओलंपिक्स थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 2004 की जो ओलंपिक्स थी, इसमें फर्स्ट टाइम डोपिंग से रिलेटेड टेक्स्ट को भी ओलंपिक ओथ में ऐड किया गया था। तो ये आप लोगों ने अपने नोट्स में लिख लेना। ये स्लाइड में ये चीज़ मैंने मेंशन नहीं की कि डोपिंग का टेक्स्ट या डोपिंग से रिलेटेड जो वर्ड्स थे, डोपिंग के बारे में जो ओथ था, इसको फर्स्ट टाइम कब ऐड किया गया था, तो इसको फर्स्ट टाइम 2004 में ऐड किया गया था। एथलीट्स का जो ओथ होता था उसमें डोपिंग का जो टेक्स्ट है वो 2004 की ओलंपिक्स में ऐड किया गया था। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी ओलंपिक फ्लेम से क्या मुराद है जी। ओलंपिक फ्लेम से मुराद ये है कि जब ओलंपिक्स कंडक्ट हो रही होती हैं, चूँकि ज़ीयस जो था वो वहाँ पे वो फायर या आग की पूजा करते थे, उनका देवता जो था वो आग को, उनको खुश करने के लिए वहाँ पे आग जलाई रखते थे। तो उसी कंसेप्ट को, उसी रवायत को मॉडर्न ओलंपिक्स गेम में लाने के लिए भी ये डिसाइड हुआ कि जितनी देर ओलंपिक गेम्स होती रहेंगी उतनी देर ओलंपिक में जो स्टेडियम होगा ना, वहाँ पे ओलंपिक फ्लेम जो है वो जलता रहेगा। ओलंपिक फ्लेम से मुराद क्या था? ओलंपिक फ्लेम से मुराद इन सिंपल वर्ड्स में कह लें कि वहाँ पे फायर जलती रहेगी, वहाँ पे आग जलती रहेगी, इसको हम ओलंपिक फ्लेम कहते हैं। तो ये वाली चीज़ कि जी जितनी देर ओलंपिक्स होती रहेंगी तो स्टेडियम में फ्लेम जलता रहेगा, ये फर्स्ट टाइम किस ओलंपिक्स में हुई थी? ये 1928 की ओलंपिक में, जो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम में ओलंपिक्स कंडक्ट हुई थी 1928 में। उस ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम ओलंपिक फ्लेम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इससे पहले वाली गेम्स में ओलंपिक फ्लेम नहीं था। और इसका आइडिया किसने दिया था? थियोडोर लीवाल्ड, इसने इसका आइडिया दिया था। ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, ओलंपिक फ्लेम कब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसका आइडिया किसने दिया था। ठीक है, अब ये जो बात थी ना ओलंपिक फ्लेम का, ओलंपिक फ्लेम की, इसमें ये था कि जब ओलंपिक शुरू होती थी तो हमारा जो स्टेडियम होता था उसमें ये फायर जला दी जाती थी, और जब ओलंपिक गेम्स क्लोज होती थी तो ये फायर जो थी ये बुझा दी जाती थी, फायर को ख़त्म कर दिया जाता था। यानी क्लोजिंग सेरेमनी की ये भी सिम्टम होती थी कि आग जलना बंद हो जाती थी, आग को बुझा दिया जाता था। तो आग का बुझाना जो है ये भी क्लोजिंग सेरेमनी की एक सिम्टम समझा जाता था, उसका एक पार्ट था, उसका एक हिस्सा था। तो एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मेरे माइंड में आ गया इसलिए मैंने ये डिस्कस कर दिया। अच्छा, 1928 की जो ओलंपिक्स थी ना उसमें जस्ट ये हुआ था कि स्टेडियम में ओलंपिक फ्लेम जो था ना ये जल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1936 की ओलंपिक्स में, 1936 की ओलंपिक्स में ये चीज़ सामने आई कि जी उन्होंने कहा ये जो हमने ओलंपिक फ्लेम हमने जलाना है, इसके लिए जो हम फायर लेके आएंगे, इसके लिए जो हम आग लेके आएंगे वो हम यूनान से लेके आएंगे, एथेंस से लेके आएंगे। ज़ीयस जहाँ पे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे एंशिएंट ओलंपिक्स कंडक्ट हुई थी, तो हम वहाँ से उन्होंने कहा जी फायर लेके आएंगे और इसके लिए हम ओलंपिक टॉर्च रैले कंडक्ट करेंगे। टॉर्च रैले का मतलब, ये टॉर्च से मुराद यहाँ पे फ्लेम है, और रैले का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओलंपिक टॉर्च रैले का जो आगाज़ किया गया था वो 1936 की ओलंपिक्स में किया गया था। यानी आप ये समझ लें कि 1936 की ओलंपिक में जो ओलंपिक फ्लेम था उसके लिए जो फायर लाई गई थी, जो आग लाई गई थी, वो यूनान से लाई गई थी, और वो एक रैले की फॉर्म में फिर आती थी कि वहाँ से एथलीट जो थे वो उससे नेक्स्ट कंट्री में वो फ्लेम जो टॉर्च रैले होती थी वो शिफ्ट कर दी जाती थी। फिर उस कंट्री से फिर नेक्स्ट कंट्री, फिर नेक्स्ट कंट्री होती हुई वो डिफरेंट ममालिक को कवर करती हुई होस्ट कंट्री तक पहुंचती थी, और इसके लिए काफ़ी टाइम भी लग जाता था, 6 मंथ भी लग जाते थे। ठीक है जी। 1936 की जो ओलंपिक्स है ये जर्मनी के शहर बर्लिन में कंडक्ट हुई थी।
तो वो फ्लेम बर्नर में लाया गया था। जैसे अभी 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक्स कंडक्ट हुई हैं, इसके लिए भी जो फ्लेम लाया गया है वो टॉर्च रैली के ज़रिए पेरिस तक पहुंचाया गया है। ठीक है, तो ये टॉर्च रैली आपने याद रखना है। अगर जस्ट फ्लेम की बात हो तो वो 1928 में था फ्लेम जस्ट। अगर टॉर्च रैली की बात हो तो वो 1936 की ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम टॉर्च रैली का स्टार्ट किया गया था। और ये किसके कहने पे किया गया था? ये डॉक्टर कॉल डाइम के कहने पे किया गया था। ये सेक्रेटरी था उस वक्त आईओसी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ठीक है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिर ये भी लिखा गया है कि इसको किसने स्टार्ट किया था, उस एथलीट का क्या नाम था, कौन फर्स्ट फ्लेम को लेके आया था, फर्स्ट रनर इन द हिस्ट्री ऑफ द ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक ऑफ टॉर्च रैली। उसका ये नाम लिखा हुआ, वो ग्रीक था, यूनानियन था, उसका ये साथ नाम लिखा हुआ है। ये आपने देख लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू हो जाइएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी जी आपको? ओके जी, ओलंपिक टॉर्च रैली की हमें समझ आ गई। ओलंपिक फ्लेम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद है जी हमारे पास ओलंपिक गेम्स मोटो। ये आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे, सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस, ये वर्ड आपने सुने होंगे। इसको हम ओलंपिक गेम्स का मोटो कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इंग्लिश में अगर हम ये देखें तो ये लैटिन वर्ड्स हैं। इंग्लिश में क्या बनते हैं जी? फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। यानी सीटीएस का मतलब क्या होगा? सीटीएस का मतलब होगा फास्टर। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में कि सीटीएस का क्या मतलब है, आरटीएस का क्या मतलब है हायर, और फोर्टीएस का क्या मतलब है स्ट्रोंगर। तो इस तरह ये आप लोगों ने याद रख लेने हैं, सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस, और इंग्लिश में फास्टर, हायर एंड स्ट्रोंगर। ये वाले जो मोटो के वर्ड है ना, ये फर्स्ट टाइम जो यूज़ किए थे ये हेनरी डिडॉन ने किए थे। ये पेरी डी कुबर्टन का दोस्त था, तो उसने किसी स्कूल के स्पोर्ट्स गाला में ये वर्ड्स फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किए थे। सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस के वर्ड जो थे ये हेनरी डिडॉन ने फर्स्ट टाइम इसको क्या ले बोला था या यूज़ किया था। तो पेरी डी कुबर्टन भी वहाँ पे मौजूद था, तो उसने ये वर्ड्स वहाँ से सुन के इसको ओलंपिक गेम का मोटो बना दिया। तो ये सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस जो है ना, ये पहली ओलंपिक से ही इसको ओलंपिक गेम्स में बोला जाता था, लेकिन ऑफिशियली ये ओलंपिक गेम का जो मोटो बना ये 1924 की ओलंपिक्स में बना था। इससे पहले भी यूज़ हो रहा था, लेकिन ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया गया कि ये ओलंपिक गेम्स का मोटो है, तो ये 1924 की ओलंपिक्स में किया गया। अब उसके बाद जो हमारी 2021 में ओलंपिक गेम्स कंडक्ट हुई थी। ठीक है, ये कोई किसी को पता है जी कहाँ पे कंडक्ट हुई थी 2021 की ओलंपिक्स? क्यों जी? चाइना में सर। नहीं, चाइना में तो नहीं हुई थी यार। जापान में नहीं हुई थी? जापान में टोक्यो। सर विंटर ओलंपिक आई थिंक चाइना में हुई। हाँ, विंटर चाइना में हुई थी, बिल्कुल, टोक्यो में। ठीक है, अच्छा, ओलंपिक के बारे में हम जब भी बात करते हैं ना, तो हम कंट्री की निस्बत सिटी का नाम लेते हैं, क्योंकि ओलंपिक आईओसी जो है ना, वो होस्टशिप जो होती है ना, वो सिटी को देते हैं, वो कंट्री को नहीं देते। यानी जब भी आप देखेंगे तो उसके साथ सिटी का नाम होगा। जैसे अब ये फ्रांस में ओलंपिक्स हो रही हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? पेरिस ओलंपिक कह रहे हैं, सिटी का नाम बोला जाता है। तो इसी तरह 2021 की जो ओलंपिक्स है ना, वो टोक्यो में हुई थी, जापान में हुई थी। ये असल में होनी कब थी? 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से फिर ये 2020 में नहीं हुई और 21 में ये कंडक्ट हुई थी। तो ये जो 21 की जो हमारी ओलंपिक्स थी ना, इसमें ओलंपिक मोटो जो था ना, इसको चेंज किया गया था। इसमें एक न्यू वर्ड का एडिशन किया गया था, और वो न्यू वर्ड क्या था जी? वो न्यू वर्ड था कम्युनेटर। ठीक है, अगर लैटिन हम इसमें देखें तो लैटिन में क्या था? कम्युनेटर। यानी ये इस तरह का एक स्लैश लगा के सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस स्लैश और उसके बाद कम्युनेटर का वर्ड यूज़ किया गया था, जिसका इंग्लिश में क्या मीनिंग बनता है? इंग्लिश में इसका मीनिंग बनता था टुगेदर। यानी कोविड-19 की वजह से उन्होंने एक दूसरे के साथ यकजहती को शो करने के लिए ओलंपिक मोटो जो था उसको चेंज कर दिया। और अभी जो ओलंपिक मोटो है मॉडर्न ओलंपिक्स गेम का, वो क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर। ठीक है, तो ये चेंज हुआ। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओलंपिक गेम में जो चेंज आई है मोटो में, वो कब आई थी और वो किस वर्ड की चेंज है? तो वो लैटिन वर्ड जो है वो कम्युनेटर है, और इंग्लिश में टुगेदर उसका मीनिंग बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया जी ओलंपिक गेम्स के मोटो के बारे में। अब नेक्स्ट आ जाता है जी रिलीज ऑफ डव्स,
कि ओलंपिक गेम्स जब होती थी तो उसमें फाख्ताएँ जो होती थी डव्स को रिलीज़ किया जाता था, लेकिन डव्स को रिलीज़ कब किया जाता था? क्लोजिंग सेरेमनी में। जब ओलंपिक गेम्स क्लोज होती थी तो उसमें डव्स को रिलीज़ किया जाता था, और ये 1896 से ही ऐसे होता हुआ आ रहा था कि क्लोजिंग सेरेमनी में डव्स को रिलीज़ किया जाता था। लेकिन फर्स्ट टाइम ओपनिंग सेरेमनी में भी डव्स को रिलीज़ किया गया, और किस ओलंपिक्स में किया गया? ये 1920 के ओलंपिक्स में किया गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 1988 में ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने डव्स को रिलीज़ किया तो वो जो डव्स थी, जो फाख्ताएँ थी, वो उस ओलंपिक फ्लेम के ऊपर जाके बैठ गई। जो हम पहले पढ़ के आए हैं कि स्टेडियम के अंदर वो ओलंपिक फ्लेम जो था वो जलता रहता था, तो वो जो फाख्ताएँ थी, डव्स जो थी, वो उस फ्लेम के ऊपर बैठ गई, जिसकी वजह से वो तमाम फाख्ताएँ जो थी वो जल गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने 1988 के बाद जो रियल डव्स होती हैं उनको रिलीज़ करना बंद कर दिया, और अब सिंबॉलिक आर्टिफिशियल जो डव्स होती हैं ना उनको रिलीज़ किया जाता है। अब ओरिजिनल डव्स को या जानदार फाख्ताएँ जो होती हैं उनको रिलीज़ नहीं किया जाता 1988 के बाद से। क्लियर होगी ये बात? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ओलंपिक मैस्कॉट। ओलंपिक मैस्कॉट, जी जी सर ये जो फाख्ता हैं जो उसका था मतलब उनको करना क्लोजिंग सेरेमनी पे करते थे स्टार्ट से ही, जी जी तो ये जो फर्स्ट टाइम किया गया 1920 में, इसको ओपनिंग में भी इसको स्टार्ट किया गया, जी तो जी ये अब ऑनवर्ड क्या अपना ओपनिंग पे करते हैं इसको या एंड पे भी करते हैं, दोनों लिहाज से किया जाता है, ये इसको मैं थोड़ा सा बता दें। दोनों में किया जाता है, दोनों में किया जाता है, लेकिन सिंबॉलिक होती हैं, वो ओरिजिनल डव्स नहीं होती। क्लोजिंग में तो 1896 से ही था, लेकिन ओपनिंग में भी उन्होंने फिर शामिल कर दिया 1920 से ऑनवर्ड। ओलंपिक ओपनिंग में भी हो रही हैं, लेकिन अब वो सिंबॉलिक होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया जी ओलंपिक मैस्कॉट। ओलंपिक मैस्कॉट से मुराद क्या है? फिक्शनल करैक्टर जिसको हम कहते हैं जी, उसको फिक्शनल करैक्टर को ओलंपिक मैस्कॉट कहा जाता है। और ये फर्स्ट टाइम जो यूज़ हुआ था ये 1932 की ओलंपिक्स में यूज़ हुआ था, ठीक है। और वो मैस्कोट क्या था, उसका नाम क्या था जी? उसका नाम स्मोकी था। यानी जैसे ये करैक्टर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जो आपको एक डॉग की शक्ल दिखाई दे रही है शायद, ठीक है। तो इस तरह का ना एक करैक्टर होता है, वो हर ओलंपिक्स का मुख्तलिफ होता है, जो उस कंट्री के, उस रीजन के कल्चर को, सकाफत को, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसको हम वो जो फिक्शनल करैक्टर होता है ना, उसको हम ओलंपिक मैस्कोट कहते हैं। और ये फर्स्ट टाइम जो इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था ये 1932 की ओलंपिक्स में करवाया गया था। लेकिन ऑफिशियली ये आईओसी ने जब इसको रिकॉग्नाइज़ किया या ऑफिशियली जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में इसको शामिल किया जाने लगा, तो वो 1972 की ओलंपिक से ऑनवर्ड इसको ऑफिशियली इसमें ऐड कर लिया गया। और जो 1972 की ओलंपिक का मैस्कोट था वो उसका नाम था वाल्डी, ठीक है। वाल्डी उसका नाम था, और ये उसकी पिक्चर भी यहाँ पे शो हुई हुई आपको डायग्राम पे दिखाई दे रही होगी। तो फर्स्ट मैस्कोट की अगर बात करता है तो वो स्मोकी था, और ऑफिशियली जब ओलंपिक गेम्स में या ओलंपिक्स में इसको रिकॉग्नाइज किया गया तो वो वाल्डी था। ये हर ओलंपिक्स का होता है। अभी जो 2024 में ओलंपिक्स हो रही हैं, ये क्लास के फ़ौरन बाद आपने देखना है कि 2024 ओलंपिक्स जो है इसका मैस्कोट क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ओलंपिक विलेज। ओलंपिक विलेज से क्या मुराद होता है? ओलंपिक विलेज एक रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स होता है कि अब चूँकि ओलंपिक गेम जो है इंटरनेशनल इवेंट है और पूरी दुनिया से एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब जब वो पूरी दुनिया से एथलीट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको रिहाइश के लिए, रेजिडेंस के लिए कोई जगह भी चाहिए, ठीक है। तो 1932 से पहले ये था कि वो मुख्तलिफ जगहों पे एथलीट्स जो थे वो रहते थे, ठहरते थे, और वहाँ से फिर वो स्टेडियम तक पहुँचते थे। उसमें उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, और फिर जो होस्ट कंट्री होता था उसके लिए फिर थोड़ी मुश्किल भी होती थी कि हर एथलीट को मुख्तलिफ जगहों पे फैसिलिटेट करना। तो 1932 की ओलंपिक्स में फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा जी ओलंपिक विलेज एक इस्टेब्लिश किया जाएगा, एक ओलंपिक विलेज बनाया जाएगा। ओलंपिक विलेज से मुराद ये कि रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स बनाया जाता है जिसमें तमाम एथलीट्स जो पूरी दुनिया से आते हैं
उनको वहाँ पे ठहराया जाता है, उनको रूम्स दिए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए जगह दी जाती है, उनको एक्सरसाइज के लिए वहाँ पे जगह दी जाती है। तो ये जो हमारा एक रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स होता है इसको हम ओलंपिक विलेज कहते हैं, जिसमें एथलीट्स, कोचेस और उनका जो दीगर स्टाफ होता है वो ठहरता है। और ये फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 1932 की जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक्स हुई थी उसमें फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब उससे ऑनवर्ड ये चलता आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अदर जो बेसिक फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं जी, कि फर्स्ट टाइम विमेन ने जो पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट ओलंपिक्स जो थी हमारी 1896 की, उसमें विमेन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फर्स्ट पार्टिसिपेशन जो थी विमेन की वो सेकंड ओलंपिक्स में थी जो 1900 में पेरिस में कंडक्ट हुई थी, ठीक है। और इसमें भी विमेन ने बहुत कम तादाद में पार्टिसिपेट किया था। टोटल 22 विमेन ने पार्टिसिपेट किया था, ये आप लिख लें, टोटल 22 विमेन ने पार्टिसिपेट किया था जो सेकंड ओलंपिक्स थी। और इसमें उन्होंने जस्ट 5 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। 22 विमेन थी और कितनी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, जस्ट 5 स्पोर्ट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद एथलेटिक में और जिम्नास्टिक के जो इवेंट्स हैं उसमें विमेन ने फर्स्ट टाइम 1928 की ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। ये एमसीक्यूज दोनों फॉर्म में पूछा जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है विमेन ने फर्स्ट टाइम कहाँ कब पार्टिसिपेट किया था। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा जी 1900 में। अगर ये पूछा जाता है कि विमेन ने फर्स्ट टाइम एथलेटिक में कब पार्टिसिपेट किया था तो आप कहेंगे जी 1928 में। इसी तरह जिम्नास्टिक में भी फर्स्ट टाइम जो पार्टिसिपेट किया था वो 1928 की ओलंपिक्स में किया था। उसके बाद ओलंपिक गेम्स को टीवी के ऊपर टेलीविजनाइज जो किया गया था, लाइव जो दिखाया गया था फर्स्ट टाइम, वो भी 1936 की ओलंपिक्स थी जो बर्लिन में हुई थी। इन ओलंपिक्स को फर्स्ट टाइम टीवी पे शो किया गया था। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ शेयर करें जी। तैयबा कुछ क्वेश्चन करना चाह रही हैं आप? जी जी सर, ये जो विमेन की स्पोर्ट्स 5 स्पोर्ट्स थी वो कौन कौन सी थी? जो 5 स्पोर्ट्स थी ना उसमें एक टेनिस थी, उसके बाद चैरियट रेसिंग थी, इक्वेस्ट्रियन जिसको हम कहते हैं, गोल्फ थी, उसके बाद एक मेरा ख्याल सेलिंग थी और इसी तरह की एक और थी, उसका एग्जैक्ट मुझे वैसे याद नहीं है। टेनिस, इक्वेस्ट्रियन, गोल्फ और इस तरह एक दो और थी, टोटल 5 थी, ठीक है। ओके जी, उसके बाद हमारी नेक्स्ट बात आ जाती है जी गेम्स को टीवीनाइज कब किया गया था, टीवी पे कब शो किया गया था, 1936 में। फिर उसके बाद ओलंपिक्स में एक ब्लैक डे के तौर पे एक दिन मनाया जाता है, 5 सितंबर को ब्लैक डे कहा जाता है। अब ये ब्लैक डे की हकीकत क्या है, ओलंपिक्स हो रही थी जी 1972 में, ये मेरा ख्याल जर्मनी में हो रही थी शायद, मुझे वैसे एग्जैक्ट याद नहीं है, 1972 में जर्मनी था शायद, ठीक है। हाँ जर्मनी था 1972 में। तो उसमें ये हुआ था कि कुछ इसराइली कोचेज़ को और कुछ इसराइली एथलीट्स जो थे उनको फ़लस्तीनी टेररिस्ट ग्रुप ने कत्ल कर दिया था, किल कर दिया था। टोटल 11 मेंबर्स को उन्होंने 11 इसराइली डेलीगेशन को किल किया था, जिसमें 5 एथलीट थे, 2 रेफरीज थे और 4 कोचेज़ थे। ये फ़लस्तीनी टेररिस्ट ग्रुप ने 5 सितंबर को 1972 में जो म्यूनिख में ओलंपिक्स हो रही थी उसमें उन्होंने इन इसराइली कोचेज़ को, एथलीट्स को किल कर दिया था। तो इसलिए ये वाला जो दिन है ये ओलंपिक की हिस्ट्री में ब्लैक डे के ऊपर ब्लैक डे के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और 1972 की जो ओलंपिक है इसको ब्लडी ओलंपिक भी कहा जाता है, यानी जिसको उर्दू में हम कह सकते हैं खूनी ओलंपिक्स जो है ना, ब्लडी ओलंपिक्स 1972 की। ये भी आप लोगों ने लिख लेना, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कौन सी ओलंपिक्स जो है जिसको ब्लडी ओलंपिक्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ लिखी हुई है जी, ऑस्ट्रोटर्फ जो है ये ओलंपिक्स में कब आया। ऑस्ट्रोटर्फ से क्या मुराद है? ऑस्ट्रोटर्फ बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी है जो नेचुरल ग्रास आर्टिफिशियल ग्रास को बनाती है, आर्टिफिशियल ग्रास को डिज़ाइन करती है, उस कंपनी का नाम ऑस्ट्रोटर्फ है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रोटर्फ जो था वो ओलंपिक्स में 1976 की ओलंपिक्स में ऐड हुआ था, जो मॉन्ट्रियल में, कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में ओलंपिक्स हुई थी 1976 की। तो इस ओलंपिक्स में ऑस्ट्रोटर्फ को पहली दफ़ा ऐड किया गया था। उसके बाद प्रोफेशनल एथलीट्स जो थे इसको फर्स्ट टाइम 1984 की ओलंपिक्स में अलाउ किया गया था कि ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं 1984 की ओलंपिक्स में प्रोफेशनल एथलीट। यहाँ तक क्लियर हो गई बात?
अच्छा सॉरी, कल मैंने लेक्चर में शायद 1912 बता दिया था, 1912 नहीं है। प्रोफेशनल एथलीट्स जो थे ना, इनको फर्स्ट टाइम 1984 की ओलंपिक्स में ना पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दी गई थी। ठीक है सर जी जी। सर प्रोफेशनल एथलीट्स मीन के जो किसी क्लब से या किसी ऐसी प्रोफेशनल चीज़ से एथलीट से वाबस्ता मुराद ये होते होते हैं। हैं, प्रोफेशनल एथलीट से मुराद ये होते हैं कि जिनका प्रोफेशन होता है स्पोर्ट्स करना, जिनका सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो स्पोर्ट्स है। अब जैसे मैं कहता हूँ मेरा प्रोफेशन जो है ना वो टीचिंग है, टीचिंग मेरा प्रोफेशन है जहाँ से मैं अर्न करता हूँ। तो ये प्रोफेशनल एथलीट्स जो होते हैं इन्होंने एज ए प्रोफेशन लिया होता है स्पोर्ट्स को, एज ए प्रोफेशन, वो एज ए प्रोफेशन स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ आगे नेक्स्ट जो फीचर्स हैं जी, और इसके अलावा गेम मॉडर्न ओलंपिक के हवाले से वो क्या सी कौन से हैं जी। ओलंपिक सेंचुरी कब हुई थी जी? 1986 1996 की जो ओलंपिक्स हैं इसको हम ओलंपिक सेंचुरी कहते हैं, क्योंकि 1896 में ओलंपिक स्टार्ट हुई थी। तो 1996 की जो ओलंपिक्स थी इसमें सेंचुरी हो गई थी ओलंपिक्स की, तो इसलिए ओलंपिक सेंचुरी जो है वो 1996 की ओलंपिक्स को कहा जाता है। फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट ओलंपिक्स जो थी ना इन डेज़ में, यानी सबसे लंबी ओलंपिक्स कौन सी थी? वो 1908 की ओलंपिक्स को सबसे लॉन्गेस्ट ओलंपिक्स कहा जाता है। और ये कितने दिन तक जारी रही थी? ये 187 डेज़ तक जारी रही थी, जो तकरीबन 6 मंथ एंड 4 डेज़ बनती हैं। 187 डेज़, 6 मंथ और 4 डेज़। ठीक है। और इसकी रीज़न ये थी कि ये जो 1908 की ओलंपिक्स थी ना ये रोम में कंडक्ट होनी थी, रोम में कंडक्ट होनी थी, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से ये रोम में कंडक्ट ना हुई, तो फिर फौरी तौर पे इसको यूके के शहर लंदन में इसको शिफ्ट किया गया। तो उसमें फिर ये था कि साथ साथ वो स्टेडियम्स वगैरह और चीज़ें साथ साथ तैयार हो रही थी और साथ साथ स्पोर्ट्स भी कंडक्ट होती जा रही थी। जैसे जैसे स्टेडियम डिज़ाइन हो जाता था वो स्पोर्ट्स हो जाती थी फिर नेक्स्ट। इस वजह से इन ओलंपिक गेम्स का ड्यूरेशन जो था वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था, बहुत लंबा अरसा ये गेम्स कंडक्ट होती रही थी, 187 डेज़ तक। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये लॉन्गेस्ट ओलंपिक गेम्स थी इन द हिस्ट्री। उसके अलावा अब आजकल जो ओलंपिक गेम्स हो रही है ना इनका ड्यूरेशन जो है ना वो 17 डेज़ है, 17 दिन में ओलंपिक गेम्स कंप्लीट हो जाती हैं। और ये जो 17 डेज़ का ड्यूरेशन फिक्स किया गया था ना ये भी 1996 की ओलंपिक्स में किया गया था। 1996 की ओलंपिक गेम में ये फिक्स कर दिया गया था कि ओलंपिक गेम्स का जो ड्यूरेशन है वो 17 डेज़ होगा। इससे पहले ये होता था कभी गेम्स 12 दिन में कंप्लीट हो जाती थी, कभी 16 दिन में, कभी 14 दिन में, कभी 15 में। तो 1996 की ओलंपिक्स में उन्होंने फिक्स कर दिया कि ये 17 डेज़ तक का इसका ड्यूरेशन होगा। उसके बाद बात आती जाती है जी एशिया ने कितनी दफ़ा ओलंपिक गेम्स को, समर ओलंपिक गेम्स को कितनी दफ़ा होस्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी एशिया ने 4 दफ़ा समर ओलंपिक्स को होस्ट किया है, 4 टाइम। और कब कब किया है? एक तो ये टोक्यो में किया, जापान ने किया 2 दफ़ा, ठीक है, 1964 में, 2020 में। उसके बाद जनूबी कोरिया ने 1988 में, 8 में, चाइना ने 2008 में। तो एशिया में 4 दफ़ा एशिया जो है समर ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा है। विंटर ओलंपिक्स की हमने बात नहीं की। अब ये विंटर ओलंपिक्स क्या है, समर ओलंपिक्स क्या है, ये कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ओलंपिक गेम्स की अगर कैंसिल होने की बात की जाए कि कितनी दफ़ा ओलंपिक गेम्स कैंसिल हुई थी, तो वो 1916 में, 1940 में और 1944 में 3 टाइम्स, 3 दफ़ा ओलंपिक गेम्स जो थी ये कैंसिल हुई थी। जो 1916 की ओलंपिक्स थी ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से कैंसिल हुई थी, और 1940 और 1944 की जो ओलंपिक्स हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से कैंसिल हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद है जी सिटी होस्टेड ओलंपिक गेम्स फॉर 3 टाइम्स। वो कौन से शहर हैं जिन्होंने ओलंपिक गेम्स को 3 दफ़ा होस्ट किया? तो इसमें एक लंदन है और अब पेरिस भी उसमें शामिल हो गया, क्योंकि पेरिस भी अब तीसरी दफ़ा ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर रहा है। उसके बाद अगर यूनाइटेड स्टेट की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, तो अमेरिका ओलंपिक्स को 4 टाइम कंडक्ट कर चुका है, 1904 में, 1932 में, 1984 में और 1996 में। ये क्वेश्चन भी बाज़ औक़ात पूछ लिए जाते हैं इस तरह के, तो इनको भी आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद ओलंपिक बाइकआउट की अगर बात की जाए कि कितनी दफ़ा ओलंपिक गेम्स का बाइकआउट किया गया, कितने ममालिक ने बाइकआउट किया, तो टोटल वैसे ये 6 टाइम ओलंपिक गेम्स का बाइकआउट हुआ था,
6 टाइम, ठीक है। लेकिन उसमें ज़्यादा फेमस बाइकॉट जो है वो 1980 का है, 1980 ओलंपिक्स का है और 1984 की ओलंपिक्स का। यानी ये 2 बाइकॉट, ओलंपिक के बाइकॉट ऐसे थे जिसमें बहुत से ममालिक ने बाइकआउट किया था। 1980 में 66 कंट्री ने बाइकआउट किया था और 1984 में 18 कंट्रीज़ ने बाइकआउट किया था। और बाइकआउट की रीज़न क्या थी? सोवियत वार इन अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में जो सोवियत वार चल रही थी उसके एहतजाज में इन ममालिक ने ओलंपिक गेम्स को बाइकआउट किया था। इसके अलावा जो बाइकआउट हुए थे वो 1956 में, 1964 की ओलंपिक्स में, 1976 की ओलंपिक्स में, ठीक है। 1980 की हमने बात कर ली है, 84 की भी बात कर ली है, 1988 में भी, ठीक है। तो ये 6 टाइम ओलंपिक गेम्स का बाइकआउट हुआ था। लेकिन जो बाकी बाइकआउट हैं वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे। उसमें चंद ममालिक थे या जिन्होंने बाइकआउट किया था, ये ज़्यादा फेमस है जिनके बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया आपके साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास ओलंपिक एंथम, ठीक है। ओलंपिक एंथम से क्या मुराद होगा? जिसको हम ओलंपिक का तराना कह सकते हैं। इसको फर्स्ट टाइम ऑफिशियली इसको जो ऑर्गेनाइज़ किया, ऑन किया गया था, ये 1958 में इसको डिज़ाइन किया गया था। ओलंपिक्स तो 1958 में नहीं हुई थी, 1960 में हुई थी, ठीक है। 1956 में हुई और फिर 1960 में। ओके, ये ओलंपिक एंथम जो है ना, इसको ओलंपिक हाइम भी कहते हैं जी, ठीक है। और इसका कंपोज़र कौन था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओलंपिक एंथम के कंपोज़र का नाम स्फेड्रोन समारस इसका कंपोज़र था और इसके लिरिक्स जो थे वो ग्रीक पोएट कैसोस्टिस प्लामस में डिज़ाइन किए थे, इसके लिरिक्स जो थे, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ये ओपनिंग सेरेमनी जो थी हमारी फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की 1896 में, उसमें इसको परफॉर्म किया गया था, ठीक है। और एंथम को ऑफिशियली जो डिक्लेयर किया गया था, इंटरनेशनल कमेटी ने इसको ऑन जो किया था वो 1958 में किया था, ठीक है। वो ये चल रहा था 1896 से ही चल रहा था, लेकिन ऑफिशियली इसको जो डिक्लेयर किया गया, ऑफिशियली जो इसको ऑन किया गया था वो 1958 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर हो जाता है जी कंप्लीट। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ थी, इंटरम ओलंपिक के बारे में एक चीज़ मैं आपके साथ ऐड करना चाह रहा था। इंटरम ओलंपिक से क्या मुराद है? इंटरम ओलंपिक्स जो है ना, ये 1906 में हुई थी। इसको हम फॉरगटन स्पोर्ट्स गेम्स भी कहते हैं। इन गेम्स को हम फॉरगटन गेम्स भी कहते हैं। अब इसकी हिस्ट्री क्या थी? इसकी हिस्ट्री ये थी कि यूनान वाले ये चाहते थे, ग्रीक वाले ये चाहते थे कि 2 ओलंपिक्स के दरमियान में ना हम गेम्स कंडक्ट करवाएंगे और वो हम यूनान के अंदर ही कंडक्ट करवाएंगे। हर टाइम, हर दफ़ा, एवरी टाइम वो यूनान के अंदर ही कंडक्ट होगी। और उन गेम्स को वो कहते थे हम इंटरम ओलंपिक्स का नाम देंगे। यानी जैसे ओलंपिक्स हुई थी ना 1904 में, ठीक है, 1904 में ओलंपिक्स हुई और इसके बाद फिर कब होनी थी? 1908 में होनी थी। तो ये यूनान वाले ये कहते थे कि इन दो ओलंपिक्स के दरमियान में ना सेंटर में भी हम गेम्स करवाया करेंगे। तो वो कहते जी हम करवाएंगे, यूनान वाले करवाएंगे और वो हर दफ़ा यूनान में ही होंगी। यानी एवरी 2 ओलंपिक्स के दरमियान वो कहते जी हम गेम्स करवाया करेंगे और यूनान में करवाया करेंगे। तो ये एक दफ़ा ही हुई, 1906 में ये हुई। इसको इंटरम ओलंपिक्स का नाम दिया गया। लेकिन उसके बाद IOC ने इसको ऑन नहीं किया, पेरिडिको बर्टन ने भी इसकी मुखालफत की। तो ये उसके बाद फिर कंटिन्यू ना हो सकी। लेकिन और इसमें इन गेम्स में 1906 की जो इंटरम ओलंपिक्स थी, इसमें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने उसको भी फिर कंसीडर नहीं किया गया। इसी वजह से इन स्पोर्ट्स को फॉरगटन गेम्स कहा जाता है ओलंपिक की हिस्ट्री में, क्योंकि IOC ने इनको ऑन नहीं किया था और इस वजह से फिर ये नेक्स्ट इनको ये कंडक्ट भी ना हुई और चल भी ना सकी और इसके रिकॉर्ड वगैरह और सारी चीज़ें जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता भूल गई। तो इसको हम कहते हैं जी इंटरम ओलंपिक्स। क्लियर हो गया जी यहाँ तक आप लोगों को?